नमस्कार श्रोता, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से एक और नई कहानी परमेश्वर भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। सविता अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अब कॉलेज में जाने लगी। उसके बड़े भैया निर्मल और छोटे भैया अमल दोनों ही अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर को चले गए। छोटी बहन कविता अब 9वीं क्लास में है। घर में सविता की शादी करवाने की चर्चा हो रही है, पर सविता को बार बार अपने घर में घटे दुखद कहानियों का याद आ रहा है और मन ही मन सोचती रही, कल को मेरी शादी होगी, वहाँ पर भी हमारे घर के जैसे हालात होंगे। क्यों ना मेरी शादी ऐसे परिवार में हो जहाँ पर लड़का अपनी माता पिता की इकलौता हो, या तो उनके घर में कोई भी जमीन जायदाद न हो, सभी लोग नौकरीशुदा हो। चारों ओर से रिश्ते की बात आती रहती है और दिन ब दिन सविता की मनोदशा बहुत चिंताजनक स्थिति की ओर अग्रसर होती रही। ऐसे में एक रोज सविता अपनी दिल की बात खुलकर अपनी माँ को कहती है, जिस पर चिंता जताते हुए अपने पति रामेश्वर जी को कहने पर यह भी बड़ा ही चिंता में पड़ गए और कहने लगे, बेटी सविता की बात तो सही है, उसके इस विषय पर चिंता करना भी जायज़ है, क्योंकि हमारे घर की हालात उसने बचपन से ही देखे हैं। परंतु ऐसा विचार करके लड़का ढूंढ पाना मुश्किल है। अगर कोई ऐसा है भी तब भी ढूंढ पाना कठिन है, तथा अपनी बिरादरी में तो खोज पाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमारे समाज में ऐसे विषय को लेकर किसी प्रकार की भावनाएं विकसित नहीं हुई है, ताकि किसी के घर में एक से अधिक बच्चे न हो, जैसे कि चीन और जापान में होता है, क्योंकि वहां पर सरकार की तरफ से बाधा निषेध है। परंतु हमारे समाज के लोग खुलकर विचार वाले तथा संतान को ईश्वरीय वरदान के रूप में मानते हैं। ऐसे में ऐसा विचार लोगों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। बड़े लंबे समय तक वैसे ही चला। जहाँ पर भी छोटे छोटे परिवार में शादी के लायक लड़का है तो उनको भी किसी कारणवश सविता पसंद नहीं आते। अगर सविता पसंद आई तो कोई और वजह से शादी की बात तय नहीं होती। ऐसे में लंबे समय के अंतराल में उन्हें ऐसा परिवार तथा लड़का मिल गया जैसा कि सविता चाहती है। नरेश अपने माता पिता के 2 संतानों में से एक है। बड़ी बहन विदिशा की शादी पहले ही हो चुकी है, अब केवल नरेश की बची है। नरेश के पिता शहर में जाकर नौकरी करते हैं। माँ पढ़ी लिखी है और एक स्कूल की टीचर है तथा बहुत ही आधुनिक किस्म के लोग हैं। नरेश सरकारी नौकरी करता है। घर में उनके खेत वगैरह नाम मात्र के हैं। ऐसे में उन्हें घर परिवार पूर्ण रूप से नौकरी पर आश्रित है। नरेश वहाँ के बड़े डाकघर में नौकरी करता है, जो उनके घर से लगभग 100 किमी की दूरी पर है। नरेश वहाँ पर रहकर अपना नौकरी करता है। अब अंदर ही अंदर सविता के घर वाले सोचने लगे कि नरेश घर से अलग शहर में क्यों रहता है और शादी के पश्चात शायद हमारी बेटी सविता को भी अपने साथ ही रखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सविता की संसार बहुत ही छोटी होगी, जैसा कि अक्सर सविता चाहती है। शादी के बाद सविता अपने संसार जीवन में रम गई, परंतु पढ़ा लिखा होने के कारण उसके मन में नौकरी करने की ललक रहती है। फिर बड़े दिनों की कोशिश करने के पश्चात उसे एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। उधर सविता एक बच्ची की मां बन जाती है। सविता अपनी नौकरी तथा घर की कामकाज के साथ साथ बेटी बबीता को पालन पोषण करने में बहुत उत्साह दिखाती है। जैसे जैसे बेटी बबीता बड़ी होती गई तो सविता के पति तथा ससुराल वाले कहने लगे कि बहू सविता के एक और बच्चे हो जाए तो ठीक है, पर सविता इस पर राजी नहीं होती। नरेश के घर वालों का भी कहना सही है, एक बच्चा का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए, कम से कम एक और हो जाता तो पति पत्नी के संसार में हमारे दो का नारा बखूबी मेल खाता। विशेषकर अगर सविता की एक बेटा
हो जाता तो एक भाई और एक बहन की जोड़ी बन जाती। बेटी को तो शादी करवा कर ससुराल में विदा करना ही होगा। ऐसे में अपने माता पिता के साथ कौन रहेगा? कम से कम तो एक और लड़का या लड़की कोई भी होना चाहिए। वैसे भी समय का क्या भरोसा, अगर कुछ इधर उधर हो गए तो फिर से बेटी बहू अकेले हो जाएगी। परंतु सविता किसी भी रूप से एक और बच्चे की मां बनने से इनकार करती है और खुद ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजर गई। इस बाबत घर में पति पत्नी तथा बाकी लोगों के साथ सविता की काफी तर्क वितर्क होती रही, परंतु सविता सभी को अपने घर की कहानी सुनाकर आश्वासित करती है। बेटा हो या बेटी, एक में ही संतुष्ट होना। आगे किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति नहीं बनती। ना तो भाई बहन के बीच में कोई नफरत की दीवार खड़ी होती है, ना तो माता पिता के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद की स्थिति बनती है। समय के साथ साथ सविता और नरेश अपनी इकलौती बेटी बबीता को बहुत ही लाड प्यार से पालने लगे। उसे लेकर बहुत से सपने देखने लगे। सविता की दिली तमन्ना है कि बेटी बबीता बड़ी होकर कोई अधिकारी के पद पर नौकरी हासिल करे, आईएएस तथा आईपीएस जैसे जगह पर आसनी हो सके, परंतु ऐसा ना हो सका। बबीता पढ़ाई लिखाई करके वकालत करने की ठान ली। इस बाबत माँ सविता उसे ज़्यादा कुछ कहे बगैर चुपचाप रहना उचित समझी और मन ही मन उसे लगा, बेटी बबीता पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर खुद ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में न जाना चाहती है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अपने हिसाब से पढ़ लिख कर अपने हिसाब से अपनी भविष्य को संवारे, हमें और अधिक इससे क्या सोचना है। बबीता अपनी पढ़ाई पूरी करके वकालत ही करने लगी। तभी धीरे धीरे अपने साथ प्रैक्टिस करते वकील अशोक से प्यार हो जाता है। उस पर सविता किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की, क्योंकि सविता को मालूम है कि अशोक पढ़ा लिखा है तथा वकालती करता है, अतः काफ़ी समझदार है, और बेटी बबीता भी। और जबकि दोनों ही एक साथ वकालती करते हैं तो इस पर गर्व होना स्वाभाविक है। बबीता और अशोक की प्यार जब जब आगे बढ़ती गई तो उनके प्यार की कथा खुलकर सभी के सामने आ गई, तो उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। सभी ने सविता और नरेश को खुशी खुशी मान लिया। वैसे तो बबीता आज तक जो भी किया दोनों उसे पूर्ण रूप से समर्थन किए, क्योंकि बबीता उनकी एक लौती के साथ साथ खूबसूरत भी है। ऐसे में बचपन से ही बड़े ही लाड प्यार से पाला है। सविता हर वक्त उसे ऐसे पाठ पढ़ाती है जो अक्सर नहीं होना चाहिए। एक तरफ जहाँ अपने मायके के दुखद घटना से सबको अवगत कराती है, वहीं भविष्य में ऐसी किसी परिस्थितियों से बचने की सलाह देती है। वही बबीता के मन में इस बात को कूट कूट कर भरती है कि परिवार में किसी के भी एक से ज़्यादा संतान नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चे लोग अपने अपने हिस्से तथा अधिकार को लेकर आपसी लड़ाई झगड़ा ना कर सके। बबीता भी बचपन से देखती आ रही है कि उसके घर में वह अकेली है। ऐसी अवस्था में उसके माता पिता की प्यार की बंटवारा करने वाले कोई नहीं है। घर में कोई भी चीज़ हो या कॉपी, किताबें, कपड़े, लट्टे हैं, विस्तार वगैरह, सभी पर उसके एक क्षेत्र अधिकार है। उसमें कोई हिस्सा मांगने वाला नहीं है, अर्थात जो भी है सभी उसका अपना है। और यह कितनी मज़ेदार बात है कि कल को मेरे माता पिता के पास जो भी धन संपत्ति होगी उसका वारिस केवल मैं ही होंगी और कोई भी नहीं कि उस पर अपना हक जताए। धीरे धीरे बबीता के मन में इस तरह की मानसिकता की उत्पत्ति होने लगी, जो दूसरे नज़रिए से देखे तो घातक है, परंतु बबीता के लिए वही सही है। और बबीता जिस अशोक से प्यार कर बैठी वह अपने माता पिता के एकलौते नहीं है। इस बात पर माँ सविता तथा बबीता के मन में मलाल ज़रूर है, परंतु अब कर भी क्या सकती है। आखिर प्यार मोहब्बत में इतना सोच विचार तो करते नहीं हैं।
यह भी संभव है कि सभी परिवार वाले सविता और बबीता की तरह विचार रखेंगे। अशोक अपने 2 भाइयों में छोटा है। बड़ा आलोक फौज में अफसर है तो छोटी 2 बहनें जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। अतः बबीता को मालूम है कि दोनों बहन एक ना एक दिन अपने ससुराल में चली जाएगी, तो घर में केवल 2 ही भाई रहेंगे, आलोक और अशोक। आलोक तो हमेशा घर से दूर रहता है और अधिकारी के पद पर है। ऐसे में उसकी नौकरी से रिटायर होकर आते 60 साल का बुढ़ा हो जाएगा और यह अपने परिवार अपने साथ ही रखेंगे, क्योंकि अधिकारी है तथा उसे ऐसी सारी सुविधाएं मिलती है जो बेहद ज़रूरी है। ऐसी परिस्थितियों में बबीता और अशोक के परिवार में किसी भी तरह का झगड़ा फसाद मार काट होने की संभावना कतई नहीं रहेगी। समय बीतता गया कि एक रोज बड़ी धूमधाम से बबीता के साथ अशोक की शादी हो जाती है। लगभग 2 साल के बाद बबीता अपनी बेटी बरखा की मां बनती है। इस पर बबीता के पति तथा सास ससुर जी खुश है और अपने से चर्चा करते हैं, कोई बात नहीं, पहला बच्चा लड़का हो या लड़की, ज्यादा नहीं सोचना, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए, इतना ही बहुत है, क्योंकि बेटा आलोक तो अपने परिवार को अपने साथ रखा है, ऐसे में उसके बच्चे वगैरह भी उसके साथ है और हमारा घर पूर्ण रूप से खाली है। अतः घर में एक बच्चा होना, चाहे लड़का हो या लड़की, वही बहुत बड़ी बात है। घर के वातावरण खुशनुमा हो जाता है। 1-2 साल के बाद एक और बच्चे हो जाएंगे तो घर का माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा। देखते देखते साल दर साल बीत गया और बेटी बरखा 4 वर्ष की हो गई है। अब घर में पति अशोक तथा उसके माता पिता की तरफ से मांग उठने लगी, अब तो हमारी बरखा 4 वर्ष की हो गई है, अब तो हमारे घर में एक और बच्चा होना चाहिए। बातों बातों में पति अशोक तथा सासू माँ अनुपमा देवी बहुत से बार बहू बबीता को कहती है, बहू अब तो हमारी बरखा बड़ी हो गई है, अब तो हमारे घर में एक और बच्चा हो जाना चाहिए, चाहे बरखा की भाई हो या बहन। वैसे तो देखो सभी लोगों के मन में यही तमन्ना होती है कि कम से कम घर में एक बेटा हो जाए। मान्यता है कि बेटा अपने वंश को आगे बढ़ाता है, क्योंकि बेटी की शादी के पश्चात तो बेटी पराये घर में हो जाती है। दूसरी बात है कि बेटियां खेत जमीन की तरह होती है, जैसे कि खेत जमीन को जोतने होते हैं तथा फसल उगाना होता है, तो हम लोग उस जमीन में बीज डालते हैं तब फसल होती है। ठीक उसी प्रकार बेटियां तभी माँ बनती है जबकि जमीन में बीज आरोपण किया जा सके और उस फसल को पकने पर परंपरागत तरीके से हम लोग बीज को रख लेते हैं, उसे अलग वर्ष फिर से खेत में डालते हैं। उसी प्रकार हम लोग अनाज के वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने परिवार को अक्षुण्ण रखने हेतु हमें भी बीज रूपी लड़का की जरूरत होता है। अतः आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि हमारे घर में हमारी भी एक पोता हो जाए। पोता होना और पोती होना तो ईश्वर की इच्छा है, परंतु हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। जैसे कि किसान अपने खेत जोतते हुए इंतजार करता है, परंतु कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाते हैं, परंतु किसान अपने से पीछे नहीं हटता। ठीक वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। आगे ईश्वर की मर्जी है, जो देगा वही खुद ही तय करेंगे, परंतु अपने को तो मलाल नहीं रहेगा ना। बबीता अपनी सासू माँ तथा पति अशोक की बातें मानने को कतई तैयार नहीं है। यह सर्वदा यही कहती है, नहीं, मैं तो एक पर ही संतुष्ट हूँ। अब लोगों को क्या मालूम है कि माँ बनना कितना मुश्किल है। आप लोग तो अपनी बात कह देते हो, आप एक बार खुद ही माँ बनकर देखो तो पता चल जाएगा।
मैं तो आगे और बच्चे की माँ नहीं बन सकती। मुझे और भी बहुत से काम हैं। मैं एक वकील हूँ। मैं एक महिला संगठन से जुड़ी हुई हूँ। मैं सभी महिलाओं को मार्गदर्शन करती हूँ। अगर मैं ही ऐसा करती रही तो दूसरे को क्या बताऊंगी? मैं एक बच्चे की माँ बनने के बाद देखा कि मुझे सभी तरफ से संतुलन बनाने में कितना तकलीफ उठाना पड़ा है। मैं और ज़्यादा मुसीबत नहीं झेल सकती। अगर आपको एक और चाहिए तो आप खुद ही कंसीव कर लो। मैं तो अब कंसीव नहीं करूँगी। वाद विवाद के बीच पति अशोक कहने लगे, अरे बबीता, तुम थोड़ा समझा करो। तुम तो केवल पढ़ी लिखी ही नहीं, तुम एक समझदार महिला हो। तुम खुद भी जानती हो कि यह प्रकृति का नियम है कि एक महिला ही माँ बनती है, ना कि पुरुष। यह एक प्राकृतिक विधान है। अगर उसके उलट कुछ संभव होता तो हम लोग तुम्हें नहीं कहते। बरखा के समय उसकी परवरिश करने में मेरी माँ तुम्हारी पूरी सहयोग की थी। अब भी वही करेंगी। और तो और बरखा 5 साल की हो गई है। अब तो यह भी नहीं है, दोनों ही छोटे छोटे रहेंगे। तुम थोड़ी अपनी से विचार करके देखो। बहुत से ऐसे माएँ हैं जिन्हें बच्चे 1 से 2 वर्ष के छोटे और किसी किसी के तो 2 से ज़्यादा है, फिर भी वह लोग उन्हें पाल रहे हैं ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक औलाद के लिए जीवन भर तरस रहे हैं। तुम्हें तो बहुत भाग्यवान माना है कि तुम्हें ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। जब ईश्वर की कृपा से हमारा खेत ज़मीन सब ठीक है तो हमें थोड़ा कोशिश करना चाहिए ताकि हम कम से कम हमारे घर में एक बेटा हो जाए। ईश्वर की कुछ भी मर्जी हो, पर हम लोग तुम्हें आगे कभी नहीं कहेंगे। कम से कम एक और बच्चे की माँ बन जाओ। ईश्वर हमें जो भी देंगे हम लोग उसे अपनी भाग्य के रूप में मान लेंगे। तुम्हें और कभी कुछ नहीं कहेंगे। परंतु बबीता अपने पति तथा सास ससुर जी के बातें सुनने को तैयार नहीं होती। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। बबीता पति पत्नी दोनों ही अपनी वकालती में व्यस्त रहने लगे और दोनों मिलकर अपनी बेटी बरखा की परवरिश में लगे रहे। बरखा के दादा दादी जी उसे खूब प्यार करते। जैसे जैसे बरखा बड़ी होती गई उसे शहर की ऊंचे नामचीन स्कूल में भर्ती करवा दिया गया और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया गया। कभी कभी बरखा जिद करते हुए अपनी माँ के साथ कोर्ट में भी चली जाती है और समय के साथ साथ जैसे जैसे बरखा बड़ी होती रही वैसे वैसे जिद प्रवृत्ति भी होने लगी। परंतु इस विषय पर कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी किए बिना उसकी हर एक जिद को आगे नतमस्तक हो जाते। बरखा की दादी अनुपमा जी कभी कभी इस बाबत अपने पतिदेव को इशारा करते हुए कहती है, हमारी बरखा बिटिया आजकल बहुत जिद्दी प्रवृत्ति की होने लगी है। देखिए हर वक्त कैसे कैसे जिद करती रहती है। बहू उसे बिल्कुल टोकती नहीं है, वरना जो भी कहती है उसे ही हाँ कर देती है। अब देखिए वह तो बच्ची है, उसे भला बुरा क्या पता, परंतु हम लोग तो उसके, विशेषकर उसके माता पिता, यह लोग अगर नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। यह लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो अच्छा बुरा सभी बात का ज्ञान है, परंतु कुछ भी कहने के बजाय उसे और बढ़ाने में मदद करते हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं यह लोग गलत कर रहे हैं। मैं उसकी दादी हूँ, अगर मैं टोकूंगी तो मुझे भी कटाक्ष करने बुरा भला कहेंगी, इसलिए मैं कभी नहीं कहती। परंतु मुझे लगता है कि अगर बरखा की इस तरह के हर जिद को पूरा किया जाए या उसके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, कल को उन्हें तथा खुद बरखा को बहुत से मुसीबतों का सामना करना होगा। जवाब में पतिदेव कहने लगे, तुम ठीक कहती हो, मैं भी बड़े दिनों से देख रहा हूँ, परंतु हम लोग ठहरे दादा दादी, हम लोग अपने पोती को कह नहीं सकते क्योंकि यह लोग हमेशा हमसे प्यार की उम्मीद करते हैं, शासन की नहीं।
ऐसे में अगर हम लोग कुछ कहेंगे तो हमारी बात का बुरा मान जाएंगी। वैसे भी यह दोनों वकील है, उनकी दिमाग हमसे तेज है और उल्टा चलता है। ऐसी अवस्था में हमारा कुछ कहना उल्टा अशांति को दावत देना है, क्योंकि तुम तो देखती हो कि बहू बबीता किस तरह बातें करती रहती है। लगता है कि उसे हमारे माहौल अच्छे नहीं लगते। देखती नहीं उसकी चाल ढाल कैसी है। अब भला हम लोग किसे कह सकते हैं? हम लोग तो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल रहेंगे। जो भी होगा उन्हें ही सब कुछ संभालना होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। अगर माँ अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा देगी तो बच्ची अच्छी संस्कार मिल जाएगी। अगर नहीं तो उनकी इच्छा है, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से चल रहा है वैसा ही चलने दो। मैं भी इस विषय को देख रहा हूँ कि बरखा बिटिया अब कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट तथा समय के आगे चल रही है, जो उसके माता पिता के लिए बहुत ही गर्व की विषय है। परंतु हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। बेटा बहू नाराज़ हो जाएंगे। हमें घर में शांति बनाए रखने के लिए सर्वदा अपनी आंखें बंद करके रखना होगा, नहीं तो घर में भूचाल आ जाएगा। समापन। यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।